नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लाया हूं आपके लिए देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा में तीखी नोकझोंक के बाद एनआईए संशोधन बिल पास हो गया। इस दौरान हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए उन्हें आतंकवाद पर घेरा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर सिद्धू काम नहीं करना चाहते तो वो कुछ नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा की बेटी साक्षी और उनके पति अजितेश की शादी को वैध ठहराते हुए प्रशासन को उन्हें सुरक्षा देने के आदेश दिए। इस बीच एक वकील ने दावा किया कि कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान अजितेश के साथ मारपीट की गई। और लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मानसून की पहली झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कुछ लोग एक मंदिर के पुजारी को बुरी तरह से पीटने लगे। मारपीट करने वालों ने पुजारी को मंदिर के अंदर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद 8 से 10 लोग मंदिर के अंदर बने कमरे में घुसे और पुजारी को थप्पड़ों लात घूसों से पीटने लगे। बताया गया कि मंदिर के अंदर महिला और पुजारी को आपत्तिजनक हालत में देखे जाने पर लोगों ने गाली गलौज करते हुए उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वीडियो में पुजारी मारने वालों के पैर पकड़कर माफी मांगता दिखाई दिया, लेकिन मारपीट करने वाले लगातार उसे पीटते रहे। हंगामा करने वालों ने वहां मौजूद महिला के साथ भी बदसलूकी करते हुए मारपीट की। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने लोगों की शिकायत पर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आंख कान खोल के मैं अगली खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां के कांकरिया एडवेंचर पार्क में एक झूला टूट जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 28 से अधिक लोग घायल हो गए। क्योंकि मौत का ये झूला ठीक 40 सेकंड बाद एडवेंचर पार्क में हत्थे से उखड़ गया और किसी खिलौने की तरह जमीन पर आ गया। झूला हवा में था और तभी झूले के जिस तरफ लोग बैठे थे वो हिस्सा तेजी से हवा में टूटा और इसके बाद झूला हवा में उछला और पास के लोहे के पोल से टकरा गया और सीधे धड़ाम से जमीन पर आ गया। झूले के गिरते ही अहमदाबाद के काकरिया एडवेंचर पार्क में अफरा तफरी मच गई और लोगों को बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि डिस्कवरी राइड में 32 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त झूले में 31 लोग सवार थे और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से झूले का ऊपरी हिस्सा कमजोर था, जो टूटकर जमीन पर आ गिरा। जिसके बाद कुछ सेकंड पहले रोमांच से भरपूर राइड का मजा ले रहे लोग जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और उनमें से कई की पसलियां टूट गई, तो वहीं झूले की कुर्सियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद एडवेंचर पार्क में मौजूद बाकी लोग राहत और बचाव कार्य में लग गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि रविवार होने की वजह से एडवेंचर पार्क में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। हादसे के बाद प्रशासन और गुजरात सरकार हरकत में आए और जांच के आदेश दे दिए गए। अब जांच के बाद सामने आएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे किसकी गलती थी और किसने सुरक्षा मानकों के साथ कोताही बरती। इस घटना के अंदर किसकी राइट थी, उसने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी, उसने मेंटेनेंस करवाया था कि नहीं करवाया था, जो भी जिम्मेदार है, हम किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और जिनकी वजह से ये निर्दोष लोगों की जान गई है, उनके सामने हम एफआईआर दर्ज करा के उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले। एडवेंचर पार्क के नाम पर आयोजक और प्रबंधक मोटी रकम वसूलते हैं। पार्क में सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे हादसे होना गंभीर सवाल खड़े करता है। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और उनके पति अजितेश सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान साक्षी और अजितेश की शादी को वैध बताया और शादी को लेकर पेश किए गए साक्ष्यों को सही माना। साथ ही उनकी शादी का फर्जी प्रमाण पत्र होने से भी इनकार कर दिया।
इस बीच खबर है कि साक्षी के पति अजितेश के साथ हाईकोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने मारपीट की। चश्मदीदों का दावा है कि कुछ वकीलों ने अजितेश के साथ मारपीट की। इस दौरान साक्षी जब अजितेश को बचाने आई तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। जानकारी के मुताबिक अजितेश पर हमले के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया और दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। इस दौरान जज ने अजितेश को कोर्ट रूम में अपने पास ही बैठने को कहा। साथ ही जज ने साक्षी के विधायक पिता राजेश मिश्रा को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि प्रयागराज के एसएसपी ने साक्षी अजितेश के साथ किसी भी तरह की मारपीट की घटना से इनकार किया है, लेकिन एक चश्मदीद वकील का दावा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान अजितेश पर हमला किया गया। हाईकोर्ट परिसर में सुनवाई के पहले ही जैसे ही पेश होने के लिए वो लोग आए तो पुलिस सुरक्षा में अजितेश की पिटाई की गई है। कुछ लोगों ने द्वारा उनकी पिटाई की गई है। जो मामला एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में किसी पीड़ित को अगर परिसर के अंदर इस तरह पिटाई की जाएगी तो उनके वायरल किए गए वीडियो कहीं न कहीं सच्चाई थी कि उनको जान का खतरा है। यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों में बच्चों को जिहादी बनाने का आरोप लगाया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने देवबंदी और वहाबी मदरसों में बच्चों को जिहादी बनाने का आरोप लगाया। इन मदरसों को अगर बंद नहीं किया गया, तो इनकी जगह स्कूल खोलने का इंतजाम नहीं किया गया, तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ये 15-20 साल के बाद ISIS के सिपाही बन जाएंगे, जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। यूपी में मेरठ के प्रहलाद नगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई साध्वी प्राची ने सभी मदरसों और मस्जिदों की तलाशी की मांग की। यूपी में अलीगढ़ के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर और एक 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा के मुड़ी चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एक मकान में घुस गया, जिसमें एक ही परिवार की 2 महिलाओं की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। जिसमें मौके पर ही कोई घायल नहीं है और दोनों की बदगाड़ी हमने मचरी में भिजवा दी है। शांति व्यवस्था बनी हुई है और जो भी इलाज मुझसे हो सकेगा मुख्यमंत्री आपकी सहायता देंगे तत्काल दिलाने का। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती के जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को एनडीआरएफ की टीम बचाने में जुटी है। यूपी के बाराबंकी में एक युवक ने शादी के महज 12 घंटे के अंदर ही अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। भोपाल के बैरागढ़ चिचली गांव से कार सवार बदमाशों ने एक मकान के बाहर खेल रहे 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। भोपाल में नगर निगम की गाड़ियों से डीजल चोरी होने का मामला सामने आने के बाद भी निगम अधिकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में सलमान खान एक फूंक मारकर बॉटल कैप चैलेंज को पूरा करते नजर आए। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले 2 दिन में 30 करोड़ की कमाई की। जॉन इब्राहिम की नई फिल्म बाटला हाउस का पहला गाना रिलीज हुआ, जो ओ साकी साकी का रिक्रिएटेड वर्जन है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी और फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इसे देख आसपास के इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। जूता फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते काफी विकराल रूप अख्तियार कर लिया। दर्जन के आसपास गाड़ियां यहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने का काम किया जा सका, क्योंकि दमकल की जो काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनको भी अंदर आने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। जब भी जूता फैक्ट्री में या चप्पल बनाने की फैक्ट्री में आग लगती है, चूंकि वहां पर ज्वलनशील पदार्थ काफी ज्यादा होते हैं, लिहाजा आग काफी ज्यादा बड़ा रूप ले लिया करती है और यही यहाँ पर भी देखने को मिला। लॉरेंस रोड पर स्थित जूता फैक्ट्री में सोमवार सुबह 8:20 पर आग लगी थी, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। लेकिन आरोप है कि मामले की जानकारी मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जूते की फैक्ट्री में लगी आग काफी भयानक थी, इसीलिए आग बुझाने के लिए दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 से 3 घंटे में 3 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाया गया। जूता बनाने की फैक्ट्री है, 500 स्क्वायर मीटर की ये फैक्ट्री है। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तीनों ही फ्लोर इस फायर के अंदर इन्वॉल्व है। इसको 8:20 पर मीडियम कैटेगरी की फायर डिक्लेयर किया गया है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में काम शुरू नहीं हुआ था और इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन आग में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में गांव के लोग पानी में डूबी सड़क पर डरे सहमे दिखे। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। लेकिन बाढ़ से तबाही की डरावनी तस्वीर मुजफ्फरपुर में दिखी। वहां सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। खेतों में पानी लगातार भर रहा है और फसल बर्बाद हो चुकी है। यहां तक कि जल्द ही पानी घरों तक पहुंच जाएगा। मुजफ्फरपुर इलाके में बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से इसके किनारे रहने वाले करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब दर्जन भर गांव जलमग्न हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में मदद कर रही है, लेकिन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाग जो है पूरा पानी भर गया और जिला प्रशासन भी आए हुए थे और सीओ साहब एक बार आकर के देख कर गए हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के दरभंगा की भी है। दरभंगा में कमला नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी तेज आवाज के साथ गांव को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई गांव पूरी तरह पानी से घिर गए, यहां तक कि घरों में भी पानी घुस चुका है। दरभंगा के ज्यादातर इलाकों में आवाजाही ठप है। पर्याप्त संख्या में नाव नहीं होने से लोगों की तकलीफ और बढ़ गई है और लोगों को सुरक्षा के लिए ऊंची जगहों पर ले जाया जा रहा है। मुश्किल अकेले आदमी की नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ठौर ठिकाने की तलाश है। दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है। दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। खाने पीने का सब असुविधा हो रहा है। सबके घर में पानी घुस गया है। वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ का नजारा। सहरसा जिले में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोग अपने पशुओं के साथ सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा है, लेकिन आबादी को देखते हुए ये कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। हालांकि राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है। बिहार में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं और अंदाजा है कि 9 जिलों में करीब 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। रविवार को बिहार के अलग अलग इलाकों में बाढ़ की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। असल में नेपाल के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद वहां वीरपुर बैराज का गेट खोल दिया गया था, जिसकी वजह से बिहार की कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। बैराज से छोड़ा गया करीब 4 लाख क्यूसेक पानी आने से बिहार के कई जिलों में पानी भर गया है और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर, सुपौल और मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक होटल गिरने के हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। इसमें 13 सेना के जवान बताए गए हैं। हालांकि सोलन के कुमारहट्टी के पास एक 4 मंजिला होटल गिरने की खबर मिलते ही वहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान मशीनों के जरिए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। दरअसल रविवार दोपहर एक 4 मंजिला होटल वहां जमींदोज हो गया। इस होटल में करीब 42 लोग थे, जिनमें खाना खाने के लिए रुके असम राइफल्स के 30 जवान भी मलबे के नीचे दब गए। जिसके बाद पंचकुला से घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच के आदेश भी दिए। हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और उसके बाद मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी इसमें कमियां रही होंगी, खामियां रही होंगी, जांच का जो निष्कर्ष आने के बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। बताया गया कि होटल सड़क के साथ बिल्कुल सटा हुआ था और दूसरी तरफ ढलान थी। माना जा रहा है कि बारिश के बाद मिट्टी धंसने की वजह से होटल भरभरा कर गिर गया। जानकारी के मुताबिक ये बिल्डिंग 2009 में बनी थी, लेकिन पिछले दिनों होटल की एक मंजिल और बढ़ाई गई थी, जिसे भी हादसे की वजह माना गया। फिलहाल होटल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। लखनऊ में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने पर चर्चा हुई। कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वो गुजरात के नए गवर्नर बनाए गए आचार्य देवव्रत की जगह लेंगे। एमपी के छिंदवाड़ा में कोयला खदान में दम घुटने से हुई मौत के बाद शव निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। कुछ लोगों ने ऐसा संदेह व्यक्त किया था कि ये जो अंडरग्राउंड माइन है, इसके अंदर वो व्यक्ति हो सकता है। तो WCA से संपर्क किया गया, उनकी रेस्क्यू टीम है, करीब उसमें 30-40 लोग हैं, वो लगे हुए हैं।
बिहार के दरभंगा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। एमपी के छिंदवाड़ा में बारिश नहीं होने की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। धनिया 300 रुपए प्रति किलो तो अदरक 150 रुपए किलो बिक रहा है। मौसम में तापमान में बारिश का मौसम में परिवर्तन समय का नाम होना, इसी कारण क्या है कि फसल जो उत्पादन मिलना चाहिए उत्पादन सही से मिल नहीं पा रहा, मानसून सही समय नहीं आ रहा है। दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड पर तेज रफ्तार डीटीसी बस ने ऑटो और ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगवा की गई युवक युवती को पुलिस ने यूपी के फतेहपुर से बरामद किया। फ्रांस के पेरिस में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। यूपी की गौशालाओं में हो रही गायों की मौत के मामले को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोवंश की हो रही मौतों के कारणों की समीक्षा की है और अफसरों को चेताते हुए कहा कि लापरवाह लोगों पर गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीएम योगी ने गौशाला में हो रही गायों की मौत के मामले में अयोध्या और मिर्जापुर के डीएम को नोटिस जारी किया, जिसमें अयोध्या और मिर्जापुर के 8 अधिकारियों को निलंबित करने का फरमान सुनाया गया। इसके अलावा प्रयागराज के कमिश्नर से गोवंश की मौतों के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। दरअसल सोनभद्र, मिर्जापुर, अयोध्या, हरदोई में बीते दिनों कई गायों की मौत का मामला सामने आया है। मौतों के पीछे बदइंतजामी और चारे की कमी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को गौशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने और पशुओं को सड़क पर छोड़ देने वालों के खिलाफ जुर्माने और दंड की कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सड़क पर घूमने वाले गोवंश को रखने पर 900 रुपए हर महीने गोपालकों को दिए जाने की बात भी उन्होंने कही है। सोशल मीडिया पर मुगलों की तारीफ करने वाली स्वरा भास्कर के ट्वीट पर अब सियासत शुरू हो गई है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट पर एक आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें मुगलों की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि उन्होंने देश को अमीर बनाया। जिस आर्टिकल को स्वरा ने शेयर किया उसमें कहा गया है, मुगल विजेता के रूप में भारत आए, लेकिन वो उपनिवेशवादी नहीं बल्कि भारतीय के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने व्यापार, विकसित सड़कों, समुद्री मार्गों, बंदरगाहों को बढ़ावा दिया। मुगलों के दौर में हिंदू सबसे अमीर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भारत से धन का निष्कासन शुरू हुआ, लेकिन इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई। मंदिरों को तोड़ा, जहां हमारे मंदिर में तो सिर्फ पूजा नहीं होता था, हमारा योगा का और नाट्य शास्त्र का, ये सारी चीजों का मंदिर में प्रावधान था। सारी जो हमारी ढांचा है उसको और सिर्फ ऐश और आराम करने की जो संस्कृति थी मुगलों का, वो थोपा गया। वहीं कुछ नेताओं ने इसे बेकार की बहस करार दिया। देखिए, खामख्वाह 400 साल पहले, 300 साल पहले क्या हुआ, उसके फसाद में हम आज क्यों पड़े हैं। हमारे सामने आने वाले दिनों के लिए सोचना है, नई पीढ़ी के लिए कुछ सोचना है, भारत के लोकतंत्र के बारे में कुछ सोचना है, संविधान के प्रोटेक्शन के बारे में। हम क्यों 300 साल पीछे जा रहे हैं। लेकिन स्वरा भास्कर के ट्वीट के बाद विवाद तेज हो गया। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रद्द किए जाने के बाद वहां गए स्कूली बच्चे निराश नजर आए। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को रविवार की रात करीब 3 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से लॉन्चिंग को रोक दिया गया। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे। We came very excited to see the launch of Chandrayaan 2 and it is a disappointing thing that it's postponed and cancelled today. It's okay, better luck next time. Really disheartened, but we didn't lose our hope in the scientists and the government. So we just keep our spirits high so that we might know the future update and also know the best. We'll also support our scientists and help them do the best for our country. इसरो ने तकनीकी वजहों से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से 1 घंटा पहले उसे रोकने का फैसला किया। इसके बाद टाइमर रोक दिया गया और स्क्रीन भी काली कर दी गई। इसरो ने अपने बयान में कहा कि लॉन्चिंग से करीब 1 घंटे पहले लॉन्च व्हीकल सिस्टम में एक तकनीकी दिक्कत का पता चला। एहतियातन हमने आज लॉन्च होने वाले चंद्रयान 2 मिशन को यहीं रोकने का फैसला किया। लॉन्चिंग की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। चंद्रयान 2 को सबसे शक्तिशाली GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाना था। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं, जिनमें पहला ऑर्बिटर है जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का 1 साल चक्कर लगाएगा। दूसरा हिस्सा लैंडर है जो चांद की सतह तक जाएगा। इसे विक्रम नाम दिया गया है।
और तीसरा हिस्सा रोवर है जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है, जो चांद की सतह पर चलेगा और धरती के 14 दिन यानी चांद के एक दिन में सफर में वहां की जानकारी मुहैया कराएगा। चंद्रयान 2 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इसके लॉन्च के साथ भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान लॉन्च होने के बाद भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। इसके साथ ही चांद की सतह पर जाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। चंद्रयान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे पूरी तरह देसी तकनीक से बनाया गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी लागत सिर्फ 978 करोड़ रुपए है। चर्चा है कि चंद्रयान की लागत मशहूर हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की लागत से आधे से भी कम है। जब रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा तो वहां खनिज, संसाधन, पानी और चट्टानों की जानकारी जुटाएगा। इसके अलावा चांद और सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के बीच कुमारस्वामी की सरकार 18 जुलाई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। खबर है कि मुकुल वासनिक को कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कार्य समिति की बैठक में हो सकती है। एमडीएम के चीफ बाइको ने हिंदी और संस्कृत पर विवादित बयान देते हुए हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में हुई 2 मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जबकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। 5 हज़ार में जीत के 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर भागे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर इनकी घेराबंदी की गई। गाजियाबाद के डासना इलाके में नाले के किनारे कुत्तों के झुंड के बीच एक नवजात बच्चा मिलने से सनसनी फैल गई। वो कुत्ते उसके चारों तरफ कुत्ते उसके बैठे हुए थे। इतना खतरनाक जहाँ पे पड़ा था वो, कि उसको मतलब वो खतरनाक जगह ही है। वो वहाँ पे बकरियों को फाड़ देते हैं कुत्ते, और घोड़ियों के, हमारे घोड़े के बच्चे फाड़ देते हैं, और उस बच्चे को बिल्कुल भी किसी ने टच नहीं किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के केकराजोर गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल का पूरा भवन जर्जर होने के बावजूद डर के साए में सैकड़ों बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चे तो डरते हैं सर, डर उसके साथ साथ हमको भी भय की स्थिति बना रहता है, क्योंकि जान सबको प्यारी है। इसीलिए बच्चे मजबूरन हम खाना बाहर में खिला रहे हैं और पढ़ा भी वैसे रहे हैं जहां बच्चे को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। इंदौर में डॉक्टर कॉलोनी से लापता युवक किन्नरों की टोली में दिखने के बाद पुलिस ने पकड़कर उसे परिजनों को सौंप दिया। 4 महीने पहले किन्नरों की टोली में चला गया था और फर्जी किन्नर बन के उनके साथ घूम रहा था। उसके पिता की रिपोर्ट और गुमशुदगी कायम थी। आज किन्नरों की टोली में उसको पकड़ा गया, फिर गिरफ्तार करके उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में ग्रामीण इलाकों में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में बाढ़ में फंसे एक शख्स और कुत्ते को कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसका आर्थिक विकास पिछले 3 दशक में सबसे कम गति से बढ़ा। और आग कान खोल के में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में मौसम की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को लंबे इंतजार के बाद मानसून का तोहफा मिला। बादलों और सूरज की लुकाछिपी के बीच मानसून की पहली झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया और लोगों के उमस भरी गर्मी से मुरझाए चेहरे खिलखिला उठे। सोमवार शाम को दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ जैसे ही तेज बारिश हुई तो भीषण और उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम खुशनुमा हो गया है, सुहाना हो गया है और लोग इसका भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह बारिश होती रहेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अब राहत मिली है कि नहीं? जी, काफी अच्छा लग रहा है बारिश से, और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है? हाँ, तो काफी अच्छी हो रही है। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही, बाहर काफी तेज है। वहीं बारिश से पहले दिल्ली एनसीआर में छाए काले घने बादलों की वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को शाम 4 बजे ही गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद मौसम में तब्दीली आई है। आसमान में आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं और जो बादल हैं
वो छाए हुए हैं, काले काले बादल आप देख सकते हैं। और एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि दिन के समय ही 4 बजे के बाद का थोड़ा सा वक्त हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जो वाहन हैं उनकी लाइट्स जल रही हैं क्योंकि अंधेरा छा गया और आसमान में ये काले काले बादल भी छा गए हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए कि मौसम में तब्दीली हुई है जिससे गर्मी से लोगों को है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश का मजा लेने के लिए इंडिया गेट पर भीड़ जुट गई। वहीं नोएडा में भी लोगों ने बारिश के बाद गर्मी से राहत महसूस की। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही सोमवार को बारिश होने की बात कही थी, जो सच साबित हुई। वहीं वैज्ञानिकों ने मंगलवार से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव आने के साथ और अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की, जिसका असर सोमवार से ही दिखना शुरू हो गया और लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर से मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होगा। जो बारिश है आने वाले 1 से 2 दिनों तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि जो ये बारिश है उसका जो अनुमान है वो आने वाले 1 से 2 दिनों का है। और अगर दिल्ली के अंदर इसी तरीके से बारिश आती रहती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से निजात जरूर मिल जाएगी। जहां बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है तो वहीं कई इलाकों में पहली बारिश में ही जल भराव की समस्या से भी लोगों को परेशान होना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन तक तो भारी बारिश का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर वो सही साबित होता है तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग भूले नहीं समाएंगे। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जो विवाद का सबब बन जाता है। बैरिया विधानसभा सीट से एमएलए सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मुस्लिम धर्म में जो है तो आप जानते हैं कि 50 औरत रखी है और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है भाई। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसमें कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जारी है। सोमवार को भी हुगली के पंडवा इलाके में स्थित एक कॉलेज में टीएमसी और एबीवीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए और इनके बीच जमकर हाथापाई, जिसमें दोनों गुट के 7 छात्रों को गंभीर चोट आई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया इनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ। गर्मागर्म बहस के बाद लोकसभा में एनआईए संशोधन बिल पास हो गया। बिल में एनआईए को भारत से बाहर किसी गंभीर अपराध के मामले को दर्ज करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन बिल पर बहस के दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का विरोध किया तो गृहमंत्री अमित शाह ने उनको फटकार लगाई। एनआईए संशोधन बिल का विरोध कर रहे ओवैसी का आरोप था कि नए बिल का इस्तेमाल खास समुदाय के खिलाफ किया जाएगा। नैरेटिव सर खत्म कर। नैरेटिव क्या हो गया है सर कि विक्टिम अगर मुसलमान है और एक्यूज नॉन मुस्लिम है तो आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि एनआईए संशोधन बिल का मकसद आतंकवाद को खत्म करना है और इसका इस्तेमाल किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की ना कोई इच्छा है, ना मंशा है, ना हम कभी होने देंगे। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की लगातार आलोचना जारी है। लंदन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भारत की हार के बाद धोनी का क्रिकेट करियर खत्म होना तय माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने इस बात का कड़ा संकेत दिया है कि अगर टीम इंडिया को 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले धोनी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो शायद ही वो टीम इंडिया के लिए कभी खेल सके। पूरे वर्ल्ड कप में धोनी की धीमी बल्लेबाजी को देखते हुए मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद जल्द ही धोनी से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने इशारों में संकेत दिए हैं कि अब धोनी को टीम से बाहर करने का समय आ गया है। हालांकि सेलेक्टर ने यह भी कहा कि ऐसा तब होगा जब धोनी अपने फैसले के बारे में प्रसाद को जानकारी नहीं देते हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप में धोनी की धीमी बल्लेबाजी को देखते हुए ही उन्हें वेस्टइंडीज के दौरे से बाहर किया गया है। सेलेक्टर धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2020 के प्लान का हिस्सा नहीं मान रहे हैं और ऐसे में उनका कहना है कि धोनी को सम्मान के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। चीफ सेलेक्टर प्रसाद के मुताबिक अब धोनी पहले जैसे फिनिशर नहीं रहे हैं। अगर वो 6 या 7 नंबर पर बैटिंग करने उतरते हैं तो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, जो टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बाबरिया गैंग के इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 बदमाशों द्वारा लूट की योजना बनाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर तत्परता से प्रभारी निरीक्षक प्रतापुर मैं टीम के यहाँ मौके पर पहुंचे और जैसे ही उनको ललकारा उन्होंने फायरिंग करते हुए भागने लगे। अंधेरे का लाभ उठाकर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। शेष 2 बदमाश भागने में सफल रहे हैं। यूपी के कासगंज में एक पिकअप गाड़ी और कैंटर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के पलवल में घर से बुलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर एक युवक की उसके 4 दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। आपको 10 बजे ही योगेश और लोकेश घर आए थे। कहने लगे कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं बाल कटा साय से लेकर आते जी 10 बजे यहाँ से घर से और फिर रास्ते में मारपीट की और बम्बे पे ले जाते। लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर एक रोडवेज बस ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर खत्म होने के बाद कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा लंदन में साथ घूमते नजर आए। आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने गोल्डन बैट अपने नाम किया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। रविवार को सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बजाय सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा था, लेकिन दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। After all, the Congress president is the person who decides on who should be in the cabinet and all, including in my cabinet. Mr. Sidhu was taken in because it was decided here in Delhi, all the 18 ministers. So there's no harm in that. But I only received, he sent it to the Congress president yesterday, but I received it, I'm told, this morning in the House. हालांकि इस्तीफे पर चर्चा शुरू होने के बाद सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास पर भी इस्तीफा भेज दिया, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू का इस्तीफा पढ़ने के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। तो मुझे पढ़ने दो कि कुछ चिट्ठी जो आई है उसमें देखा क्या है। आपको पब्लिकली तो रिलीज नहीं की। Why should I be happy? I'm not happy about anybody going. No colleague I'm happy. उससे पूछे how do I know? चर्चा है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब सिद्धू की पत्नी को चंडीगढ़ से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इसके लिए सीएम को जिम्मेदार माना। इसके अलावा सिद्धू अपने विभाग बदले जाने से भी नाराज थे। सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग लेकर उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। There has to be some discipline in the organization, and in this discipline, I have decided after seeing the performance of our ministers, I have shifted the Barabar, where I thought somebody is good in a particular job, I have given that job. And here I thought power and it is an important thing for Punjab, one of our most important. And I gave it to Sidhu, but he didn't want it. So I said, no, once a decision has been taken, you can't say I will take this and I will not take that. I mean, it's like some general saying, I'm not going to post it to the Raj, send me to Manipur. How can you say this? These things are, you have to do what you are told to do. And you've been given a job to do, which is an important job for the state, and it's your job to take it over if you think something for the state. उधर सिद्धू के इस्तीफे के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। अब कोई आने को तो तैयार नहीं है, इस्तीफे लाइन से लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। चर्चा है कि जब कांग्रेस नेतृत्व ने कैप्टन अमरिंदर के मुकाबले सिद्धू को तरजीह नहीं दी तो नाराज चल रहे सिद्धू ने इस्तीफा देना ही ठीक समझा। असम में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश से असम में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और डर है कि हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि असम में और बारिश होने के आसार हैं। लेकिन मौजूदा समय में भी असम में बाढ़ के कहर ने पूरे के पूरे गांव डुबो दिए। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। असम के 33 में से 25 जिलों में बाढ़ की वजह से करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पानी से जूझ रहे असम में लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा।
बाढ़ की वजह से वहां रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। हाँ, और पानी का जो बहाव है बहुत तेजी से हो रहा है। पहले पानी इतना हुआ था पर इतना डर का माहौल नहीं हुआ था। इस बीच बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन कई लोग अब भी अपने घरों को छोड़ने को राजी नहीं हैं। इस बीच सड़कों के बह जाने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया, जिसके कारण बाढ़ के पानी से घिरे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के मुताबिक होजाई, कारबी आंगलांग पूर्व, कारबी आंगलांग पश्चिम, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी और कछार जिले में लाखों लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए। इस बीच ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी किनारों पर लगातार तबाही मचाने में जुटी है। इस वजह से असम के 1500 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। ऊपर से बारिश लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रही है। इसीलिए असम के बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले ही नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अपने घरों को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ लोग पानी में अभी भी घिरे हुए हैं। खतरा में निशान के ऊपर में बह रहा है और ज्यादा बढ़ेगा तो और 2007 से जैसा हो जाएगा। दरअसल असम में हर साल बाढ़ के कारण भारी तबाही होती है। राज्य और केंद्र सरकारें मोटे मुआवजे का ऐलान भी करती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पीड़ितों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद नहीं मिलती, जिसके कारण हर साल उन्हें बाढ़ जैसे हालात से जूझना पड़ता है। इस बीच असम से कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन परिसर में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ से असम बेहाल है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर असम से कांग्रेस के सांसद गांधी मूर्ति के सामने संसद भवन परिसर के अंदर प्रदर्शन करते हुए सीधे तौर पर यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में इश्तेहार लगे हुए हैं। संजय सिंह जी, क्यों आप यहाँ पे हर साल जो बरसात होती है असम उससे पीड़ित होता है और भारत सरकार की तरफ से जो भी डिमांड की आश्वासन होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारत सरकार को विशेष प्रोजेक्ट बना करके परमानेंट इसके हल का इंतजाम करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए रिबुंदा, आपने नोटिस भी दिया है इसको लेकर, ये किस तरह से? नहीं, देखिए जे असम का फ्लड ए रेगुलर फेनोमेनन है इन असम में, लेकिन असम गवर्नमेंट का इस टाइम ये पता होना चाहिए कि इस बार भी बाढ़ आएगा, लेकिन वो लोग कोई कंटिजेंट प्लान बनाया नहीं, जिसके वजह से आज असम में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कोलैप्स हो गया। आप बताइए, आप क्यों यहाँ? देखिए, असम में पूरे स्टेट में आज बाढ़ की पोजीशन है और पूरे असम डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्रीय सरकार से कोई वहां खबर लेने नहीं गया है। इस्लामिक बैंक के नाम पर करीब 30,000 मुस्लिमों को चूना लगाने वाले मोहम्मद मंसूर खान ने भारत आने की बात कही। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आईएमए कंपनी के प्रमुख मंसूर अली खान ने अगले 24 घंटे में भारत आने की बात कही। अगले 24 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा और मैं ओन विल, मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पर पूरा यकीन है और मैं आने का पूरा बंदोबस्त कर रहा हूँ अगले 24 घंटे में इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मेरा हिंदुस्तान छोड़ के जाना ही एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए एक 14 साल की लड़की को डूबने से बचा लिया। एक औरत का चीख पुकार सुना, मैं और मेरा साथी हमारा हथियार, पीपी, हेलमेट वहाँ रख के नदी के अंदर छलांग लगा के उस डूबा हुआ औरत को बचाया। यूपी के सोनभद्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक नहीं रोकने पर पुलिस ने युवक को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई। यूपी के बलरामपुर में एक प्राथमिक स्कूल पर हाईटेंशन तार से करंट पहुंचने से 48 बच्चे झुलस गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई। महाराष्ट्र के विरार में एक मासूम से छेड़खानी के आरोप में महिला ने गार्ड की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। गुजरात के कच्छ में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में ई रिक्शा के आने से 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 160 अंकों की उछाल के साथ 38,896 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंकों की मजबूती के साथ 11,588 पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक युवक ने निकाह के 24 घंटे में ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। शादी के बाद घरवाले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक युवक ने निकाह के 24 घंटे में ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। शादी के बाद घरवाले अगली रस्म की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक तलाक की खबर सुनकर नई नवेली दुल्हन और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घरवाले परेशान हो गए क्योंकि बेटी की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। मामला फतेहपुर कोतवाली के हसनपुर टांडा का है, जहां कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी रुखसाना बानो का शाह आलम के साथ 13 जुलाई को निकाह करवाया था। लेकिन जैसे ही रुखसाना पति के घर पहुंची, उसने रुखसाना को 3 तलाक दे दिया। कितनी बार ने कहा? 3 बार। क्या बोला था? रुखसाना में तलाक दे रहा हूँ, रुखसाना में तलाक दे रहा हूँ, रुखसाना में तलाक दे रहा हूँ, 3 बार कहा मैंने। अच्छा, फिर तलाक हो गया। अब उस लड़की से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? हालांकि युवती के परिजनों ने युवक को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। परिजनों का दावा है कि निकाह के बाद बेटी हंसी खुशी ससुराल के लिए विदा हुई थी। फिर दूसरे दिन फोन पर आया कि रुखसाना की तबीयत ठीक नहीं है। जब परिजन घर पहुंचे तो रुखसाना ने रोते हुए 3 तलाक की बात बताई और ये भी बताया कि ससुराल वाले बाइक न मिलने से नाराज थे और इसीलिए शौहर ने उसे 3 तलाक दे दिया। जिसके बाद दुल्हन के पिता ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। फतेहपुर में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कल शादी की थी और आज मैंने तलाक भी दिया है। इस संबंध में जो तहरीर उन्होंने दी है उसके आधार पर मुकदमा किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस भले ही कार्रवाई करे और आरोपी दूल्हे को सजा भी दे, लेकिन जिस 3 तलाक को खत्म करने के लिए सरकार कानून बना रही है, वो 3 तलाक लाख सख्ती के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ में फंसे ग्रामीण के रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया, जिसमें गांव वालों ने रस्सी के सहारे उसका रेस्क्यू किया। किसान सुनील जडियार बाढ़ में फंस गया था, जिसे गांव वालों ने रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला। रत्नागिरी में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई गांव और इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं और ऐसे में ग्रामीणों का एक गांव से दूसरे गांव जाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसान दूसरे गांव से अपने गांव में आते वक्त बाढ़ में फंस गया। ऐसे में 2 ग्रामीण रस्सी पेड़ में बांधकर उसके पास पहुंचे और फिर रस्सी पकड़ की सुनील नाम के ग्रामीण के साथ इस बरसाती नदी को पार किया और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। करीब 10 मिनट तक ग्रामीणों को बाढ़ के पानी में जद्दोजहद करनी पड़ी और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सुनील नाम का एक शख्स जो इस बाढ़ में फंसा हुआ था, इसे वहां के ग्रामीणों ने सुरक्षित इस नदी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि रत्नागिरी वही जगह है जहां पर अभी पिछले दिनों बांध टूट गया था। और अब वक्त हमारे उस खास सेगमेंट का जिसमें हम आपको ऐसी उटपटांग हरकतों वाले वीडियो दिखाते हैं जिनमें कुछ हरकतें खतरनाक भी होती हैं।